हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए दो हॉरर कहानियां जिन्हें सुन के आप लोगों को सच में डर लगेगा। तो शुरू करते हैं। वो बस एक कप चाय चाहता था, पर मिली एक ऐसी रात जो कभी खत्म नहीं हुई। हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसने पूरी जिंदगी रास्तों पर सफर किया, पर एक रात ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी उस जगह की है जहां हर ड्राइवर रुकने से डरता है, पर कोई यह नहीं जानता कि क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। शैतान का ढाबा। मेरा नाम अर्जुन है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, सड़कों पर रहना ही मेरी जिंदगी बन गई है। हर ड्राइवर की तरह मेरी भी कुछ आदतें थीं। रास्ते में जहां अच्छी चाय मिल जाए वहां जरूर रुकना, किसी अकेले यात्री की मदद करना और हमेशा वही पुराना गाना सुनना। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, पर उस रात सफर खूबसूरत नहीं था। वो सफर डरावना था। वो सर्द दिसंबर की रात थी। मैं दिल्ली से रांची की ओर माल लेकर जा रहा था। ट्रक में सीमेंट के बोरे थे और मुझे सुबह तक पहुंचाना था। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। सड़कें वीरान थीं। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट और इंजन की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक सामने एक साइन बोर्ड आया, भैरव घाट 12 किलोमीटर। मैंने सोचा चलो थोड़ा आगे जाकर किसी ढाबे पर रुककर चाय पी लूं। नींद सिर पर चढ़ रही थी। करीब 10 मिनट चला तो बाईं तरफ एक पुराना ढाबा दिखा जिस पर लिखा था शेरू ढाबा। बाहर 2 ट्रक खड़े थे। अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। मैंने ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतरा। हवा में ठंड और मिट्टी की गंध थी। दूर जंगल के पेड़ हिल रहे थे। मैं अंदर गया तो देखा 2 आदमी बैठे थे और एक बूढ़ा ढाबे वाला चूल्हे के पास बैठा था। मैंने पूछा, चाय मिलेगी क्या काका? वो बूढ़ा मुस्कुराया। क्यों नहीं बाबू, यहां सबको मिलती है, मगर रात जरा भारी है, बाहर ज्यादा देर मत रुकना। मैं हंसा। भारी मतलब? वो कुछ नहीं बोला, बस चाय चढ़ा दी। चाय पीते वक्त मैंने देखा कि वो दोनों आदमी जो बैठे थे बिल्कुल चुप थे। न बात न हरकत, बस अपनी जगह देख रहे थे। मैंने पूछा, भैया आप भी ट्रक वाले हो? दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे पत्थर हो। मुझे थोड़ी घबराहट हुई। मैंने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और पैसे निकाल कर रखे। तभी बूढ़े ने कहा, बाबू पैसे रहने दो, रास्ता लंबा है, तुम निकल जाओ जितनी जल्दी जा सको। उसकी आंखों में एक अजीब डर था। एक सच्चा डर। मैंने कुछ समझा नहीं, पर वहां का माहौल अजीब लगने लगा। मैं बाहर निकला और जैसे ही ट्रक स्टार्ट करने लगा, पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। अर्जुन। मैंने झट से पीछे देखा। ढाबा खाली था। वो बूढ़ा भी गायब था। सिर्फ दिया जल रहा था और हवा में धुएं की गंध फैली हुई थी। ये देखकर मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई। मैंने गाड़ी बढ़ाई। रास्ता ऊपर की ओर चढ़ रहा था और दोनों तरफ गहरा जंगल था। करीब 15 मिनट चला था कि ट्रक अचानक झटके से रुक गया। मैंने नीचे उतरकर देखा, इंजन बिल्कुल ठीक था। तभी सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े में, खुले बाल और नंगे पैर। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने डरते हुए कहा, कौन हो तुम? इस वक्त यहां क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं बोली, बस ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब साफ दिखने लगा था, बिल्कुल सफेद, जैसे उसमें खून ना हो, आंखें लाल। मैंने ट्रक पीछे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रक वहीं जड़ हो गया। लड़की ने धीरे से कहा, क्यों आए हो इस रास्ते पर? किसी ने बताया नहीं कि यह रास्ता वापस नहीं जाने देता? मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा, मैं बस यहां से गुजर रहा हूं। वो मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जिसमें कोई इंसानी एहसास नहीं था। यहां से गुजरने वाले सब यही कहते हैं। अचानक हवा तेज चली। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। लड़की धीरे धीरे गायब हो गई। मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा। इंजन इस बार चल गया। जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, हेडलाइट की रोशनी में फिर वही लड़की दिखी।
इस बार सड़क के बीच नहीं बल्कि ट्रक के ऊपर खड़ी थी। मैंने ब्रेक लगाए, ट्रक रुक गया। ट्रक के ऊपर से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई लोहे के तख्ते पर चल रहा हो। मैंने किसी तरह हिम्मत करके दरवाजा खोला और नीचे देखा। नीचे देखते ही मेरे हाथ पैर कांप गए। नीचे काले धब्बे थे, जैसे खून सूख चुका हो। तभी ट्रक की बत्ती अपने आप बंद हो गई। सब तरफ अंधेरा छा गया। अचानक किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, पीछे देखो। मैंने धीरे धीरे डरते हुए सिर घुमाया और वहां वही बूढ़ा ढाबे वाला खड़ा था। उसकी आंखें खाली, चेहरा राख जैसा। वो हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना अर्जुन, रात भारी है। मैं डर के मारे चीख पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली, मैं ट्रक के केबिन में था। सामने धूप थी, पक्षी चहक रहे थे। मुझे लगा शायद सपना था, पर जैसे ही नीचे उतरा दिल जम गया। ढाबा फिर सामने था, पर वो टूटा फूटा पड़ा था। दीवारें गिर चुकी थीं, दरवाजे टूटे हुए, और वहां कोई नहीं था। मैं अंदर गया, जहां कल रात चाय पी थी। चूल्हे के पास राख का ढेर था और उस पर कुछ जले हुए हड्डी के टुकड़े। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी एक ट्रक ड्राइवर वहां आया और बोला, भाई साहब, यहां क्या कर रहे हो? यह ढाबा तो 10 साल से बंद है। मैंने कहा, नहीं, मैंने कल रात यहां चाय पी थी। एक बूढ़ा था। वो मुझे गौर से देखने लगा, जैसे उसने कुछ ऐसा सुना हो जो नहीं हो सकता था। फिर उसने मुझे बताया, भाई, यहां एक हादसे में एक बूढ़ा, 2 ट्रक ड्राइवर और एक लड़की जल गए थे। मैंने लोगों से असर सुना है, वो भी यही कहते हैं कि हर साल कुछ ड्राइवर यहां रुकते हैं और फिर कभी नहीं लौटते। मेरा गला सूख गया। वो आदमी आगे बोला, लोग इसे शैतान का ढाबा कहते हैं। उस दिन के बाद मैं कई महीनों तक गाड़ी नहीं चला पाया। रात को जब भी आंखें बंद करता, वही लड़की दिखती, खुले बालों में, धीमी आवाज में कहती, क्यों आए थे इस रास्ते पर, और हंसने लगती। कई बार ऐसा लगा जैसे ट्रक की खिड़की पर कोई दस्तक दे रहा हो। रेडियो अपने आप चालू हो जाता और उसी बूढ़े की आवाज गूंजती, जो कहती, चाय ले लो बाबू, मगर रात भारी है। मुझे लगने लगा कि मैं अब ट्रक नहीं चला सकता। मैंने ट्रक बेच दिया, नौकरी भी छोड़ दी। पर अब भी जब कभी किसी ढाबे के पास से गुजरता हूं तो हवा में वही धुएं की गंध आती है, जैसे कोई चूल्हा अब भी जल रहा हो, और मेरे अंदर उस रात का डर फिर जिंदा हो जाता है। लोग कहते हैं वो ढाबा अब नहीं है, पर कई ट्रक ड्राइवर आज भी दावा करते हैं कि रात के 2 बजे के बाद भैरव घाट के मोड़ पर एक ढाबे की रोशनी जलती दिखती है, जहां चाय मिलती है, और एक बूढ़ा कहता है, रात भारी है बाबू, जल्दी निकल जाओ। कभी कभी कुछ ड्राइवरों की गाड़ियां वहां खड़ी मिलती हैं, इंजन चालू, पर ड्राइवर गायब, और सड़क के किनारे मिट्टी पर किसी ने जैसे उंगलियों से लिखा हो, शैतान का ढाबा। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की आप बीती। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या सच में ऐसा भी कोई ढाबा हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं दूसरी कहानी। राजस्थान के किसी बियाबान इलाके में धूल भरी पगडंडियों के अंत में खड़ी थी वो शापित हवेली। गांव वाले उसे खामोश कोठी कहते थे। सूरज ढलते ही उस हवेली की परछाई पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेती थी और लोगों के दिलों में एक अनजाना डर भर देती थी। पिछले 100 सालों से उस हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजों पर बड़ा सा ताला लगा था, जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। आकाश दिल्ली का एक युवा इतिहासकार और लोक कथाओं का शोधकर्ता इसी हवेली की कहानी से खींचकर इस गुमनाम गांव कालागढ़ तक आया था। उसकी आंखों में तर्क और विज्ञान की चमक थी और वह भूत प्रेत की कहानियों को महज अशिक्षित मन का वहम मानता था। गांव के सरपंच, एक बुजुर्ग और अनुभवी आदमी भानु प्रताप ने उसे अपने घर में ठहराया। रात के खाने पर भानु प्रताप ने आकाश को चेतावनी दी, बेटा, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, लेकिन उस हवेली से दूर ही रहना, वो जगह पाक नहीं है। आकाश मुस्कुराया और बोला, बाबा, मैं बस अपना शोध करने आया। कहते हैं वो हवेली राजा देवदत्त सिंह ने
अपनी बेगम रत्ना के लिए बनवाई थी, लेकिन वो इसमें कभी रह नहीं पाई। मैं बस उसकी बनावट देखना चाहता हूं। भानु प्रताप की आंखों में उदासी तैर गई। उन्होंने कहा, राजा देवदत्त क्रूर था। रत्ना उसकी बेगम नहीं, उसकी हवस का शिकार थी। वो एक नाचने वाली थी जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा ने उसे जबरन अपने हरम में रखना चाहा, पर रत्ना ने इनकार कर दिया। आकाश ने पूछा, फिर क्या हुआ? भानु प्रताप बोले, राजा का गुरूर टूट गया। उसने हुक्म दिया कि अगर रत्ना उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं होगी। उसने रत्ना को जिंदा उसी हवेली की एक दीवार में छिनवा दिया। कहते हैं जब मजदूर दीवार बना रहे थे तब भी रत्ना के रोने और चीखने की आवाजें आती रहीं, जब तक कि आखिरी ईंट ने उसकी आवाज को हमेशा के लिए कैद नहीं कर लिया। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने अपना तर्कवादी चेहरा बनाए रखा। भानु प्रताप ने आगे कहा, रत्ना ने मरते हुए श्राप दिया था कि इस हवेली में जो भी मर्द रात बिताएगा वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। उसका शरीर तो मिलेगा, लेकिन उसकी रूह हमेशा के लिए रत्ना के साथ उसी दीवार में कैद हो जाएगी। आज तक जिसने भी इस बात को झुठलाने की कोशिश की वो सुबह मरा हुआ मिला, चेहरा डर से नीला और आंखें फटी हुई जैसे उन्होंने मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। अगली सुबह आकाश ने सरपंच की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। वह हवेली के बाहर खड़ा था। इमारत शानदार थी, पर वीरानगी ने उसे डरावना बना दिया था। जंगली बेलों ने दीवारों को जकड़ रखा था और हवा में सीलन और सड़न की गंध थी। आकाश ने ताला तोड़ने का इंतजाम पहले ही कर लिया था। गांव का लोहार पैसे के लालच में डरते डरते ताला तोड़ने को राजी हो गया था। साहब, जल्दी करो, सूरज ढलने से पहले मुझे यहां से निकलना है, लोहार ने हथौड़ा मारते हुए कहा। भारी आवाज के साथ 100 साल पुराना ताला टूट कर गिर गया। दरवाजे चरमराते हुए खुले। अंदर घना अंधेरा था, जैसे सूरज की रोशनी ने भी इस जगह से मुंह मोड़ लिया हो। आकाश ने अपनी टॉर्च चलाई। अंदर का नजारा किसी का भी दिल दहला सकता था। बड़ा सा हॉल जिसकी छत से टूटे झाड़फानूस लटक रहे थे। हर चीज पर धूल की मोटी परत थी। हवा ठंडी और ठहरी हुई थी, जैसे इस जगह का वक्त थम गया हो। आकाश ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। तभी उसकी नजर हॉल के एक कोने में बनी दीवार पर पड़ी। बाकी हवेली के मुकाबले वो दीवार अजीब तरह से साफ थी, जैसे किसी ने उसे हाल ही में धोया हो। उसने दीवार को छुआ। वो बर्फ की तरह ठंडी थी। अजीब है, वह बुदबुदाया। साहब चलो, लोहार की घबराई हुई आवाज आई। मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, आकाश ने कहा, तुम जाओ, मैं आज रात यहीं रुकूंगा। मैंने अपना सारा सामान मंगवा लिया है। लोहार की आंखें डर से फैल गईं। पागल हो गए हो क्या साहब? मर जाओगे। ये रत्ना का घर है। शंकर, तुम अंधविश्वासी हो। मैं साबित कर दूंगा कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां सो हैं। लोहार कुछ नहीं बोला और जल्दी से वहां से चला गया। शाम घिर आई थी। आकाश ने हवेली के बड़े हॉल में अपना बेस कैंप बना लिया था। उसके पास कैमरे, सेंसर और माइक्रोफोन थे। उसने हर दरवाजे और खिड़की पर सेंसर लगाए और कैमरे चारों कोनों में सेट किए हैं। रात के 9 बजे आकाश ने अपनी डायरी में लिखा, सब कुछ शांत है। तापमान में हल्की गिरावट है, जो ऐसी पुरानी इमारतों में सामान्य है। अभी तक कोई असामान्य गतिविधि नहीं। वह किताब पढ़ने लगा, लेकिन बार बार उसकी नजर उस ठंडी दीवार पर जा रही थी। रात के 11 बजे हवा में सीलन की गंध बढ़ गई, इतनी तेज कि आकाश का दम घुटने लगा। उसे लगा जैसे हवा में गीली मिट्टी और सड़ते हुए मांस की गंध घुल गई हो। उसने मुंह ढक लिया, शायद कोई जानवर मरा पड़ा है। तभी उसके माइक्रोफोन में खरोंच की आवाज आई। आकाश तनकर बैठ गया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस वही खरोंचने की आवाज जो उस दीवार की तरफ से आ रही थी, जैसे कोई नाखूनों से प्लास्टर खुरच रहा हो।
शायद चूहे होंगे, उसने खुद को समझाया। अचानक आवाज बंद हो गई और हॉल में सन्नाटा छा गया। घड़ी ने 12 बजाए। जैसे ही घंटी की आखिरी गूंज खत्म हुई, हवेली की सारी बत्तियां जो जनरेटर से चल रही थीं, एक साथ बुझ गईं। कैमरे बंद हो गए, बस टॉर्च की हल्की रोशनी बची थी। तापमान अचानक इतना गिर गया कि आकाश के मुंह से भाप निकलने लगी। ठीक है, यह सामान्य नहीं है, उसने कांपते हुए कहा। तभी उसे आवाज सुनाई दी, पायल की छम छम, बहुत धीमी लेकिन साफ। कोई उसकी ओर आ रहा था। कौन है वहां? वह चिल्लाया। पायल की आवाज ठीक उसके कान के पास आकर रुकी और फिर एक ठंडी सिसकती हुई आवाज फुसफुसाई। अंधेरा है, यहां बहुत अंधेरा है। आकाश उछलकर खड़ा हो गया। उसने टॉर्च चारों ओर घुमाई, कोई नहीं था। फिर उसे रोने की आवाज आई, एक औरत की सिसकियां, और वो आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। आकाश धीरे धीरे दीवार की ओर बढ़ा। कौन हो तुम? दीवार से सिसकियां तेज हो गईं। मुझे बाहर निकालो, मुझे सांस नहीं आ रही। ठंड है, बहुत ठंड है। आकाश ने दीवार को छुआ। उसी पल उसे जोरदार झटका लगा। टॉर्च गिर गई और बुझ गई। हॉल में घना अंधेरा छा गया। आकाश जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। और तभी उसने देखा, वो दीवार से बाहर निकल रही थी। वो औरत का साया थी, पर साया नहीं थी। उसका शरीर धुएं और परछाई से बना था। उसने पुरानी फटी हुई घाघरा चोली पहनी थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल चेहरे को ढके हुए थे। वो रत्ना थी। वो हवा में तैरती हुई आकाश के पास आई। आकाश चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। रत्ना ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके बालों के पीछे से जो चेहरा दिखा वो इंसान का नहीं था। उसकी त्वचा गली हुई और नीली थी। उसकी आंखें 2 गहरे सुराख थीं, जिनमें सदियों की नफरत जल रही थी। तुम भी मर्द हो, उसने कहा। तुम सब एक जैसे हो। गुरूर, हवस, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, आकाश ने कांपती आवाज में कहा। रत्ना जोर से हंसी। वो हंसी नहीं, कांच के टूटने की आवाज थी। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वह चीखी। मैं पहले ही मर चुकी हूं, अब मेरी बारी है। वो साया तेजी से उसकी तरफ लपका और उसके सीने में समा गया। आकाश को लगा जैसे उसे बर्फ के पानी में डुबो दिया गया हो। उसकी सांसें रुक गईं। उसने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन वो अपनी नहीं थी। वो रत्ना की आंखों से देख रहा था राजा देवदत्त का वहशी चेहरा, सिपाहियों के हाथ दीवार में चिनवाया जाना। वह सब महसूस कर रहा था। हर ईंट के साथ उसकी सांसें कम होती जा रही थीं। रत्ना की आवाज गूंजी, तुम यहां से कभी बाहर नहीं निकलोगे, जैसे मैं नहीं निकल पाई। हम हमेशा इस अंधेरे में साथ रहेंगे। आकाश का शरीर ऐंठ रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं। आखिरी बार उसने सांस लेने की कोशिश की, पर फेफड़ों में सिर्फ धूल और सदियों पुरानी नफरत भर गई। अगली सुबह भानु प्रताप कुछ लोगों के साथ हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कैमरे टूटे पड़े थे और स्लीपिंग बैग खाली था। भानु प्रताप ने पुकारा, आकाश बाबू। कोई जवाब नहीं। तभी एक आदमी की नजर दीवार पर पड़ी। आकाश वहां खड़ा था, दीवार को छूते हुए, जैसे उसे खरोंचने की कोशिश कर रहा हो। भानु प्रताप ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आकाश पलटा। गांव वाले चीख उठे। वो आकाश नहीं था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। साहब, किसी ने हिम्मत करके पूछा। आकाश के होंठ हिले। उसने कहा, अंधेरा है, यहां बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकालो। फिर वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। भानु प्रताप समझ गए कि आकाश का शरीर जिंदा था।
लेकिन उसकी रूह अब रत्ना के साथ उस दीवार में कैद हो चुकी थी। गांव वालों ने हवेली को फिर से सील कर दिया। इस बार उन्होंने सिर्फ ताला नहीं लगाया, बल्कि दरवाजे को ईंटों से छिनवा दिया। लेकिन आज भी पूरनमासी की रात को कालागढ़ के लोग उस हवेली के पास से गुजरते हुए 2 लोगों की सिसकियां सुनते हैं, एक औरत की और एक आदमी की, जो दोनों अंधेरे से बाहर निकलने की भीख मांग रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां कैसी लगी हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका और आपके शहर का नाम अपनी वीडियो में लूं, तो आप अपना और अपने शहर का नाम कमेंट करो, मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं, हम आपकी कहानी को अपने चैनल पर सुनाएंगे। और दोस्तों, अगर आप रात को सफ़र करते हैं तो याद रखिए, हर ढाबा इंसानों के लिए नहीं होता, कुछ ढाबे सिर्फ आत्माओं के लिए खुले रहते हैं। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली कहानी आप किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले शुक्रवार को एक और डरावनी सच्ची कहानी के साथ। तब तक संभल कर रहिए और अकेले मत रुकिए।